गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे वायु दाब पर, एयर प्रेशर। और मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण कारक है वायु दाब। जब हम लोग टॉपिक की शुरुआत किया था हम लोगों ने, तो उस समय इंसुलेशन जो टॉपिक था, हम लोग का थर्ड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि तापमान वायु के घनत्व को प्रभावित करता है, वायु घनत्व को प्रभावित करता है, और यह घनत्व वायु दाब को प्रभावित करता है। और यह वायु दाब पवनों की उत्पत्ति और उनकी दिशा और तीव्रता को निर्धारित करता है। तो इस रूप में देखा जाए तो वायु का दाब है, वायु का दाब जो ये मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग कि वायु दाब है क्या, एयर प्रेशर है क्या। जो टॉपिक हम लोग का आज का एयर प्रेशर। एयर प्रेशर शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग कि हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं, हम सभी लोग। लेकिन हम लोग क्या हैं कि गैसों के एक महाविशाल समुद्र के नीचे रहते हैं, और हम लोग के ऊपर गैस का एक विशाल समुद्र है। और यह समुद्र कितना है, ये पृथ्वी है, और इसके चारों ओर ये गैसों का विशाल समुद्र है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आबद्ध है या जुड़ा हुआ है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी नहीं होती। साथ में ये वायुमंडल है क्या, तो वायुमंडल गैसों के यांत्रिक मिश्रण द्वारा बना हुआ, यानी कि गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, और इसी के माध्यम से वायुमंडल बना हुआ है। पृथ्वी के धरातल से बाहर जैसे जैसे निकलेंगे अंतरिक्ष में, वायुमंडल की जो मोटाई है इसे 10,000 किलोमीटर माना जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 36,000 किलोमीटर तक है। बात सही है, लेकिन ये वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक ही माना जाता है। लेकिन जो वायुमंडल का सबसे इफेक्टिव एरिया है वो पृथ्वी के धरातल से बिल्कुल संलग्न है। तो अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि वायुमंडल या वायुदाब क्या है। तो वायुमंडल गैसों के यांत्रिक मिश्रण द्वारा बना हुआ है, और इन गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, इनमें भार होता है, और ये मॉलिक्यूल्स अपने भार के बराबर पृथ्वी के धरातल पर दाब उत्पन्न करते हैं। इसे ही वायु दाब कहा जाता है। यानी वायुमंडल दाब गैसों के अणुओं द्वारा उत्पन्न दाब है, या उनके भार के बराबर होता है। अब यह वायुमंडल दाब की गणना सबसे पहले जो वैज्ञानिक रूप से की थी एक विधि के अनुसार, वो गैलीलियो के शिष्य थे टोरिसेली। इन्होंने ही बैरोमीटर की खोज की। 1643 में इन्होंने मरकरी बैरोमीटर की खोज की, जिसके आधार पर वायु दाब का मापन किया गया। इसे मिली बार में व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा वायु दाब को बताने का दो अन्य माध्यम है, जिसमें एक है न्यूटन। और न्यूटन के अनुसार, न्यूटन जो मात्रक है दाब का, उसके अनुसार औसत समुद्र तल पर, क्योंकि वायु का मापन या वायुदाब का मापन औसत समुद्र तल के द्वारा ही किया जाता है, पर ही किया जाता है। तो न्यूटन के जो दाब का मात्रक है, इसके अनुसार औसत समुद्र तल पर जो दाब की मात्रा है, यह 1,00,000
1325 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है, यानी इतना है। और इसी को पास्कल में व्यक्त करते हैं तो इसे ही कहा जाता है पास्कल के रूप में 101325 पास्कल। इन्हीं दोनों को सरल रूप में मिलीबार में व्यक्त किया गया, और जब मिलीबार में व्यक्त किया गया तो औसत समुद्र तल पर वायु का दाब 1013.25 मिलीबार। और इसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो प्रत्येक पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर लगभग 1 केजी के बराबर वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडल प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर 1 केजी के बराबर दाब उत्पन्न करता है। ये सामान्य रूप से वायुमंडलीय दाब है। इसे अन्य रूप में देखा जाए तो यदि 10 मीटर ऊंचा वाटर कॉलम लिया जाए, 10 मीटर ऊंचा वाटर कॉलम लिया जाए तो इसके द्वारा जो इसके निचले भाग पर दाब उत्पन्न किया जाएगा, यही वायुमंडल के एक कॉलम द्वारा औसत समुद्र तल पर उत्पन्न दाब के बराबर होता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब जितना होता है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के धरातल से, वो जल द्वारा मात्र 10 मीटर के ऊंचे कॉलम द्वारा ही उतना वायुमंडलीय दाब उत्पन्न कर दिया जाता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है। अब वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो बचपन से सुनते हम लोग आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही होता है कि क्या कारण है कि हम पर इतना जबरदस्त वायुमंडलीय दाब है, फिर भी हमें इस वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। तो बचपन से एक और सवाल पूछते आ रहे हैं हम लोग, इस सवाल से रूबरू होते आ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर 1 केजी का भार है, तो हमारे ऊपर कितना वायुमंडलीय भार है। तो अपने स्कल के ऊपरी भाग का एरिया आप निकाल लीजिए, अपर सरफेस ऑफ स्कल का, और फिर आप उसको आप प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर में 1 केजी है तो पूरा एरिया निकाल के सेंटीमीटर में उसको आप डिनोट कर सकते हैं कि कितना भार पड़ता है। इतना जबरदस्त भार हमारे ऊपर है, फिर भी इस भार का हमें अनुभव क्यों नहीं होता है। तो इस भार का, वायुमंडलीय भार का या दाब का हमें इसलिए अनुभव नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल जितना हमारे ऊपर वायु दाब आरोपित करता है, हमारी बॉडी भी उतनी ही मात्रा में या थोड़ा उससे अधिक मात्रा में बाहर की तरफ दाब उत्पन्न करती है, जिससे वायुमंडलीय दाब को वो काउंटर कर देती है। और इसके हम अभ्यस्त होते हैं, तो इसलिए हमें वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता है। ये वायु दाब का एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बचपन से सुनते आते हैं हम लोग अभी भी कि क्या कारण है कि पर्वतों पे जाने पर या ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं पृथ्वी के धरातल से, पहाड़ों पर या एयरप्लेन में, तो हमारे आँख, नाक, कान से खून निकलने लगता है या हमें दम घुटने का एहसास होता है या श्वास संबंधित परेशानी होती है। तो उसका कारण यही होता है। एक तो होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब कम होता जाता है या वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जबकि हमारे शरीर द्वारा बाहर की तरफ जो दाब उत्पन्न किया जाता है वो पहले की तरफ यथावत बना रहता है। तो पहला तो कारण ये होता है कि वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, और दूसरा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। तो इस कारण भी ये समस्या होती है, जो श्वास संबंधी समस्या होती है। लेकिन जो हमारे कान और नाक से खून निकलने की समस्या होती है वो वायुमंडलीय दाब के कम होने से होती है। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब
बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर होता है, या वायुमंडलीय दाब और उबाल बिंदु में क्या अंतर होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर होता है, वायुमंडलीय दाब और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर होता है। एक सवाल बार बार यही हम लोग के जहन में आता है। तो यदि इसको एक एग्जाम्पल से देखा जाए कि औसत समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो इतना होता है, इतने मिलीबार, और यदि हम इससे 1.6 किलोमीटर या 1 माइल्स ऊपर चले जाएं औसत समुद्र तल से, यहां पर औसत समुद्र तल पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इस तापमान पर जल उबलने लगता है। लेकिन जैसे हम इससे 1.6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड न होकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, कम तापमान पर ही पानी बॉयल कर जाएगा। तो एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। तो उसका कारण यही है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे खाना देर में पकता है। तो वायु दाब और बॉइलिंग पॉइंट में भी ये संबंध है कि अगर वायु दाब कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। औसत समुद्र तल पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि 1.6 किलोमीटर एबव एवरेज सी लेवल से बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि खाना देर से पकेगा। और एक ये भी सवाल होता है हम लोग के कि ये वायुमंडल ना सिर्फ ऊपर से, हमारे ऊपर से ही दाब उत्पन्न करता है, बल्कि ये चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए हम स्थिर बने रहते हैं। तो ये वायुमंडलीय दाब है और इसको मापने का एक मेथड है जिसको मिलीबार में व्यक्त किया जाता है, यद्यपि न्यूटन एवं पास्कल के द्वारा भी इसे व्यक्त किया जाता है। ये वायु दाब जो होता है पृथ्वी पर मौसम की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह वायु दाब कई कारकों से प्रभावित भी होता है। कई अन्य फैक्टर होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है वो है तापमान। एयर टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय एयर प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय एयर टेम्परेचर, यानी कि वायु दाब वायु तापमान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सबसे जो वायु तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। वायु दाब तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है इसे हम देखते हैं। ये एक सरफेस है A और ये एक सरफेस है या प्लेस है B। अब यहां पर जो औसत तापमान है, सपोज कर लीजिए ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्लेस B का औसत या एवरेज टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जाहिर सी बात है कि प्लेस A का टेम्परेचर प्लेस B से अधिक है, यानी कि यहां पर तापमान अधिक है और यहां पर तापमान कम है। और हमने अभी देखा कि तापमान और वायु दाब के बीच में विपरीत संबंध है, यानी कि जब तापमान अधिक होगा तो यहां पर लो प्रेशर वायु दाब कम होगा, यहां पर तापमान कम है तो यहां पर उच्च वायु दाब हाई प्रेशर होगा। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब सापेक्षतया कम होगी, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर सापेक्षतया वायु दाब अधिक होगी। ये पहला है कि वायु दाब और तापमान के मध्य विपरीत संबंध होता है। इसको हम लोगों ने देख भी लिया कि यहां पर सापेक्षतया A प्लेस पर तापमान अधिक है जबकि B प्लेस पर तापमान कम है।
ए प्लेस पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, जबकि बी प्लेस पर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है। तो ये तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध है, इसको देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं कि वायु दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। वायु दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऊंचाई। अल्टीट्यूड, ऊंचाई। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है, और हम लोगों ने देखा कि औसत रूप से पृथ्वी के धरातल पे जो वायु दाब है वो 1013.25 मिली बार के बराबर है। लेकिन पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं, वायु दाब वैसे वैसे कम होने लगता है। और ये कैसे कम होता है कि पृथ्वी के धरातल से यदि हम 5.6 किलोमीटर एबव चले जाएं, ऊपर चले जाएं, तो पृथ्वी के धरातल पर औसत समुद्र तल पर जितना वायु दाब है, इस ऊंचाई पर 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वायु दाब आधा हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, 500 MB, 500 मिलीबार के आसपास वायु दाब होगा। यानी कि 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत समुद्र तल पर जितना वायु दाब था उसका आधा हो जाएगा। और फिर इससे ऊपर चले जाएं, सपोज 16 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जितना यहां पर वायु दाब था, यहां वायु दाब मात्र उसका 10% होगा, और ये कितना बचेगा, 100 MB के आसपास होगा। 16 किलोमीटर एबव, अर्थ के ऊपर जब वायुमंडल में जाएंगे। और इसी प्रकार हम यदि 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जितना यहां पर वायु दाब होगा उसका मात्र यहां पर 1% होगा, यानी कि यहां पर होगा 10 MB। यानी कि 30 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 99% वायुमंडलीय दाब इसके नीचे होगा। और इसी प्रकार यदि हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जितना यहां पर वायुमंडलीय दाब है औसत समुद्र तल पर, जितना वायुमंडलीय दाब है, 100 किलोमीटर ऊंचाई अगर यदि वायुमंडल में हम चले जाएं, तो वहां पर वायु दाब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब यहां की अपेक्षा इतना ही होगा, 0.00003% होगा। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वायु दाब घटता है। और यह वायु दाब इसलिए घटता है कि वायु का घनत्व घटता है। तो ये चीज हमने देखा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अधिक से अधिक वायु को अपने पास रखती है, या अपने पास संचित कर लेती है, खींच के रखती है। तो अधिक से अधिक वायु का घनत्व पृथ्वी के धरातल के पास बना रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता जाता है, और वायु का घनत्व कम होता जाता है तो इस प्रकार वायु का दाब भी कम होता जाता है। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो वायु दाब को प्रभावित करता है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वायु दाब को प्रभावित करने वाला, सैद्धांतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका योगदान वायु दाब को परिवर्तित करने में थोड़ा कम होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसका भी प्रभाव होता है, और वो होता है जलवाष्प। वायु दाब को प्रभावित करने वाला अगला कारक है जलवाष्प, वाटर वेपर। जलवाष्प और वायु दाब के बीच में क्या संबंध होता है? वायु दो प्रकार की हम लिख सकते हैं सापेक्ष रूप से। एक वायु होती है शुष्क, जिसमें आर्द्रता की या वेपर की मात्रा कम होती है। दूसरी वायु होती है आर्द्र, जिसमें वेपर की मात्रा अधिक होती है।
जो शुष्क वायु होती है या जो ड्राई एयर है, इसका सापेक्षता प्रेशर अधिक होता है। यानी कि शुष्क वायु द्वारा उच्च वायु दाब का निर्माण किया जाता है, जबकि आर्द्र वायु द्वारा लो प्रेशर का निर्माण किया जाता है, निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। सापेक्ष रूप से मान लेते हैं कि कोई वायु है, इस वायु में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा है, सपोज कर लीजिए 60% है और इसमें 80% है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आर्द्रता की मात्रा इसकी अपेक्षा कम है, तो इसके द्वारा उच्च वायु दाब का निर्माण किया जाएगा, जबकि जिसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी उसके द्वारा निम्न वायु दाब का निर्माण किया जाएगा। ये उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब निरपेक्ष नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष में है यहाँ पर। लेकिन ये जो इनके द्वारा जो उच्च दाब और निम्न दाब का निर्माण किया जाएगा, इसके बीच में क्या संबंध है? तो यह कहा जाता है कि यद्यपि वायु की शुष्कता एवं वायु की आर्द्रता वायु दाब को प्रभावित करती है, लेकिन शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु मात्र 2% कम वायु दाब का निर्माण करती है। या इसे ही एक अलग रूप में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु द्वारा मात्र 2% अधिक वायु दाब का निर्माण किया जाता है। यानी कि आर्द्रता की मात्रा वायु दाब का निर्धारण तो करती है, लेकिन वायु दाब की मात्रा बहुत कम निर्धारित होती है, 2%। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है, यद्यपि इसको तापमान वाले में भी डिस्कस कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा, जब वायु गर्म होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें आर्द्रता धारण की क्षमता भी अधिक होगी, आर्द्रता भी होगी, और वायु जब गर्म होगी तो वो फैलेगी, उसका आयतन बढ़ेगा और वो हल्की होगी। जब आयतन बढ़ेगा, हल्की होगी, तो उसके द्वारा कम निम्न वायु दाब का निर्माण किया जाएगा। और जब वायु ठंडी होगी तो वो सापेक्षता उसका आयतन घटेगा, उसका घनत्व तो बढ़ेगा और उसके द्वारा उच्च वायु दाब का निर्माण किया जाएगा। तो अगला महत्वपूर्ण जो कारक था वाटर वेपर है। सैद्धांतिक रूप से यद्यपि हमने देखा कि जल वाष्प द्वारा मात्र 2% के ही वायु दाब का अंतर आता है। अब जो कारक है वायु दाब को प्रभावित करने वाला, वो है रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति। रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। और पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर घूर्णन करने की गति है, यह जो घूर्णन गति है, इसके कारण एक विक्षेपी बल उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट होता है। इस डिफ्लेक्शन फोर्स का पहली बार अध्ययन जो किया था या कैलकुलेशन इसका किया था गैस्पर्ड गुस्तावो कोरियालिस। फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड गुस्तावो कोरियालिस, और इन्होंने ही जो डिफ्लेक्शन फोर्स थी इसका परिमाणात्मक गणना की थी, यानी कि मैग्नीट्यूडल इसका क्वांटिटेटिव जितनी थी उसकी गणना की थी इन्होंने। उन्हीं के नाम पर इस डिफ्लेक्टिव फोर्स का नाम कोरियालिस बल रख दिया गया। ये कोरियालिस बल क्या करता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपी बल है जो उत्पन्न होता है। चूंकि इसका अध्ययन पहली बार कोरियालिस ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम कोरियालिस बल रख दिया गया। ये कोरियालिस बल क्या होता है? इस कोरियालिस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। अब इस कोरियालिस बल के कारण क्या होता है
कि पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार के दाबों का निर्माण होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर में 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहीं पर 15 से 20 भी लिखा हुआ है, 15 से 30 भी लिखा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्यों ऐसा होता है। और इसी प्रकार दक्षिण में 20 से 30 या 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। कोरियालिस बल के कारण ही यहां पर वायुमंडल में वायु का अवतलन होता है पृथ्वी के धरातल पर, और यहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। कहां पर होता है? 20 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का निर्माण भी कोरियालिस बल के कारण ही होता है। दूसरा, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं टेम्परेट लो प्रेशर जोन। टेम्परेट लो प्रेशर जोन, जिसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अभी अगले लेक्चर में इसके विषय में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दोनों, यानी कि इसका और इसका, इसी प्रकार दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में इसका और इसका, दोनों का निर्माण, एक निम्न वायुदाब है, एक उच्च वायुदाब है, दोनों का निर्माण कोरियालिस बल के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार कोरियालिस बल भी वायुदाब की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला आता है कारक पवन संचार। पवन संचार क्या होता है कि पवन खुद, या जो हवा होती है, वायु होती है, यह खुद वायुदाब से उत्पन्न होती है। यानी कि वायुदाब में अंतर होता है तो वायु की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? यदि यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि पवन की उत्पत्ति हो गई। लेकिन यही वायु वायुदाब के निर्माण में भी सहायक होती है। वो कैसे होती है, इसको हम लोग देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि चारों दिशाओं से वायु एक केंद्र में या एक क्षेत्र में आकर अभिसरित होती है, और इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस जोन। और इस कन्वर्जेंस जोन, जिसको लो प्रेशर एरिया भी है, अगर चारों तरफ से वायु आके अभिसरित होगी, कन्वर्ज होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहां वायु का संचयन, एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। इस केंद्र में वायु का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, और साथ में क्या होगी, ये वायु स्क्यूज करेंगी, बहुत इनमें संकुचन होगा, और यहां पर लगातार वायुदाब पहले से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यद्यपि यहां से वायु धरातल से ऊपर उठेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा यहां पर वायुदाब अब बढ़ना शुरू कर देगा। क्यों? चारों तरफ से वायु का यहां पे एकत्रण हो रहा है, और एकत्रण के परिणाम स्वरूप वो वायु के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो संघनित होंगे, एक्सक्यूज करेंगे, अपने में आकर स्क्वीज करेंगे, और इस प्रकार से यहां पर वायुदाब पहले से बढ़ना शुरू कर जाएगा। दूसरा कि कोई हाई प्रेशर जोन है। अब हाई प्रेशर में जोन में क्या होता है कि वायु चारों तरफ प्रवाहित होती है यहां से, और जब यहां से वायु चारों तरफ प्रवाहित होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहां वायु का जो संकेंद्रण है, एक्यूमुलेशन है, वो कम होता जाएगा। पहले से वायु अधिक विरल होती जाएगी, और जब वायु विरल होती जाएगी तो पहले की अपेक्षा यहां पर वायुदाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि यहां से वायु की मात्रा चारों तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित होने लगी।
तो यह पवन संचार स्वयं वायु दाब के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन यही पवन वायु दाब की उत्पत्ति में भी सहायक होती है। तो ये जो कारक था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग का जो अगला कारक है, वायु दाब को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है, वो है वायुमंडलीय तूफान, एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स। वायुमंडलीय तूफान क्या होते हैं? ये स्वयं वायु दाब के कारण ही उत्पन्न होते हैं, वायुमंडलीय तूफान। एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स, और ये स्वयं वायुदाब के कारण, वायुदाब की विभिन्नता के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ये किसी न किसी रूप में वायुदाब को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय तूफान जो होते हैं और पवन, ये दोनों तापमान का स्थानांतरण करती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि तापमान का स्थानांतरण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने देखा कि तापमान क्या करता है, वायुदाब को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडलीय तूफान होते हैं, ये हवाओं को या पवनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, साथ में ऊर्जा का या ऊष्मा का भी स्थानांतरण करते हैं। तो इस रूप में ये वायुदाब को भी प्रभावित करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें है वायु का तापमान, धरातल से बढ़ती हुई वायुमंडल में ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल, पवन संचार एवं वायुमंडलीय तूफान। इन सबको देखें हम लोग कि ये हमारे पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की उत्पत्ति में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हैं। अब हम लोग आएंगे, दो टॉपिक्स, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजियां हैं जिसमें कहते हैं समदाब रेखाएं क्या हैं, जैसे हम लोगों ने समताप रेखा देखा, और दाब प्रवणता क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पवनों की उत्पत्ति या पवन संचार इस वायुदाब से कैसे संबंधित है, साथ में कोरियालिस बल पवनों की दिशा को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टॉपिक आज का था ये आपको समझ में आया होगा, और शुरुआत यहीं से करना है कि वायुदाब क्या होता है। यह वायु या गैसों के मॉलिक्यूल्स द्वारा उत्पन्न पृथ्वी के धरातल पर भार है या दाब है, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यह वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के धरातल पर मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति में सहायक होता है, और इसका मापन या इसको मेजर कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। तो जो टोरिसेल्ली थे, गैलीलियो के शिष्य, 1643 में उन्होंने जिसको कहते हैं पारा वायुदाब मापी, जिसको मरकरी बैरोमीटर कहा जाता है, उसी के द्वारा वायुदाब का मापन शुरू किया। अब एक प्रश्न यही है कि उन्होंने मरकरी बायोमीटर का क्यों उपयोग किया, क्यों नहीं उसकी जगह पानी उन्होंने रख दिया। तो यही है, खोजिएगा क्यों पारे का प्रयोग किया उन्होंने, जबकि पारा बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा पारा, लेकिन फिर भी उन्होंने पारे का क्यों यूज किया। उसकी जगह जल का भी यूज कर सकते थे जो इजिली हर जगह अवेलेबल है, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों मरकरी बैरोमीटर का ही उपयोग किया। और उसमें क्या किया था उन्होंने कि पारे से भरे हुए एक पात्र में उन्होंने ट्यूब डाल दी, एक कांच की एक ट्यूब डाली, और इस ट्यूब में वायुदाब के कारण पारा ऊपर चढ़ गया, पारा ऊपर चढ़ा, और यही वायुमंडलीय दाब था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था कि पारे से भरे हुए बर्तन में क्यों इस नली को डाला था उन्होंने, क्यों नहीं कांच से भरे हुए पानी से भरे हुए पात्र में क्यों नहीं डाला। ये खोजिएगा, देखिएगा इसका क्या आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास में आज यहीं छोड़ रहा हूँ,
और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का, वो होगा पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब का वितरण, और साथ में जो आगे टॉपिक होगा वो होगा पवन संचार, वायु दाब एवं पवन संचार। तो मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू।